हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा और कॉमर्स ऑफ उदयपुर से। और आप लोगों का जीएसटी के प्रोजेक्ट में यहां पर स्वागत। और हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी इन टैली, और इसमें हम सारे के सारे जो जीएसटी के कंसेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन यहाँ पर देख रहे हैं। हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमने इंटर स्टेट परचेज किया था, मल्टीपल आइटम टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर किया था, साथ ही साथ हमने कॉम्पोजिशन टैक्स पेड से B2B में जो इनवर्ट सप्लाई रिसीव किया था। तो ये सारी जो हमने ट्रांजेक्शन्स हैं अब तक हमने टोटल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में 10 पॉइंट्स पूरे कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट पर, कैसे आप इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स डालेंगे टैली के अंदर और किस तरह से इंपोर्ट। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ बहुत अच्छे से कि जो इंपोर्ट होता है गुड्स का, तो इंपोर्ट पर IGST एप्लीकेबल होता है रिवर्स चार्ज में, यानी इंपोर्टर को टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि जहाँ से भी आप जिस भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी आपको यहाँ आके तो टैक्स देने से रही, तो ऐसे केस में इंपोर्टर को ही रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ता है और इंपोर्टर को उसकी क्रेडिट ITC भी मिलती है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन को कैसे चढ़ाएंगे और कैसे उसके ऊपर हम टैक्स लाइबिलिटी और ITC को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ मैं। 28,000 रुपीज पर पीस के हिसाब से आपने iPhone 7 खरीदे हैं, इंपोर्ट किए हैं एप्पल कंपनी कैलिफोर्निया USA से, और 31 जुलाई का ये ट्रांजेक्शन है। यहाँ साफ तौर पे बोला जा रहा है डू द नीड फुल एंट्रीज एज वेल एज इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ ITC। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स लाइबिलिटी दोनों को इंक्रीज करने की एंट्री चलानी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। इंपोर्ट की एंट्री भी आप परचेज में ही करेंगे, आइटम इनवॉइस में। सबसे पहले हमें इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे नहीं रखा, लेकिन 100% हो गई होगा उस पार्टी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इनवॉइस नंबर में मान लो इंपोर्ट IMP01 डाल देते हैं, सपोज ये इनवॉइस नंबर है। पार्टी नेम में हम लोग यहाँ पर एप्पल कंपनी बनानी पड़ेगी, ये पार्टी ऑल्ट सी। सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस करिए। एड्रेस कैलिफोर्निया और कंट्री में US ले लीजिए आप। देखिए वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बाहर की पार्टी है, इंपोर्ट कर रहे हैं या आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप पार्टीज के लेजर बना रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली कंपनी का सिलेक्शन सही तरीके से करना है, ठीक है। USA ले लीजिए और आप सेव कर दीजिए। देखिए एक चीज बता देता हूँ कि अगर ये US की पार्टी है तो इंडिया के GST कंप्लायंसेस तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होने से रहे, राइट। तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन टाइप GST नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन में देखिए कॉलम ही नहीं जा रहा आपका। देखिए आप ये आपको ध्यान देना है कि आपने अगर कंट्री में कोई दूसरा कंट्री लिया तो इंडिया का जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होना नहीं है। तो ऐसे केस में आप GST नंबर वगैरह तो डालेंगे नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं उसका GST नंबर इंडिया में, राइट। और आप इसे सेव कर दीजिए। अब देखिए आपने यहाँ पर पार्टी रोल बना लिया, एड्रेस भी ले लिया, उसका कंट्री भी उसका पिक कर लिया, और GST वगैरह का डिटेल उसका जाना नहीं है। और आप चाहें तो यही परचेज का लेजर यूज करें, और आप चाहें तो इंपोर्ट के लिए एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इंपोर्ट के लिए एक नया लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल्ट सी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करके आप एक लेजर बना लीजिए। गुड्स भी लिखने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट, और इंपोर्ट का ग्रुप हो जाएगा परचेज। इंपोर्ट के लिए आप एक अलग लेजर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल में इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये स्पेशली इंपोर्ट के लिए यूज में लेना है। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। GST एप्लीकेबल कर दीजिए। GST रिटेल को आप
अब देखो जीएसटी डिटेल को यस नहीं करना आपने, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। जीएसटी जरूर एप्लीकेबल कर दो, बट जीएसटी डिटेल को नो ही रखिए और यहाँ गुड्स ले लीजिए। इसका कारण है कि अगर आपने वहाँ जीएसटी डिटेल यस कर दिया तो आपको फिर वहाँ पर रेट ऑफ टैक्स बताना पड़ेगा। तो रेट ऑफ टैक्स में फिर आपको कोई एक रेट डालना पड़ेगा, जैसे आईफोन 7 है तो 12% वाला गुड्स चाहिए। प्रोडक्ट फोन ही है ना, मोबाइल फोन ही है ना, तो 12% में आता है। तो फिर आपको यहाँ पर रेट 12% लोगे तो फिर आप उसका किसी और चीज का इंपोर्ट करोगे, मान लो 18%, 28%, 5%, तो फिर उस लेजर को उन परसेंटेज में आप फिट नहीं करवा पाओगे। तो ऐसे केस में फिर आपको सारे के सारे अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे परसेंटेज वाइज। इस वजह से मैं यहाँ पर जीएसटी डिटेल को नो ही रख रहा हूँ और गुड्स ले लेता हूँ। सेव कर दिया। अब आईफोन 7 मोबाइल फोन में आता है तो अपने को अलग से आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन ही ले लीजिए, क्योंकि उस पे भी जीएसटी रेट तो वही है जो कि मोबाइल फोन पे लगता है तो मोबाइल फोन ही है ना। तो हमें मोबाइल फोन के मॉडल वाइज तो अपन लोग यहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन कर नहीं रहे, तो ऐसे केस में हम मोबाइल फोन ही ले लेते हैं। और 20 पीस मंगाए हैं और 28,000 रुपए में, तो ये 28,000 ले लिया, राइट, यानी 5,60,000 का इंपोर्ट कर रहे हो आप। टैक्सेबल वैल्यू यही होगी 5,60,000, ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट कर रहे हो आप, तो इंपोर्ट पे तो सामने वाली पार्टी ना आपसे इनवॉइस के अंदर टैक्स तो लगाया नहीं होगा, तो जीएसटी यहाँ पर आपको नहीं जोड़ेगा, ठीक है। टैक्स एनालिसिस में जाके जरूर आप देख सकते हैं, वो जीएसटी बताएगा कि 5,60,000 पर आपको 67,200 रुपए का जीएसटी देना है। बट नीचे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नीचे आपको यहाँ पर साफ तौर पर ये बताया गया है कि दिस अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज में आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर इनवॉइस में तो जोड़ना नहीं है टैक्स, हम इसे सेव कर दें। इंपोर्ट के केस में आपको बिल ऑफ एंट्री डाल दीजिए, मान लो बिल ऑफ एंट्री नंबर कुछ भी डाल दिया आपने, ठीक है, और सेव कर दिया। और ये हमने सेव कर दिया। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन होता है अगर हम कभी कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो। इस तरह से इंपोर्ट में भी आपको जीएसटी दिखाना नहीं है, क्योंकि जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा, बट वो जो जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज में लगेगा। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है आपको क्लियरली? मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है। तो इंपोर्ट के केस में आपको जीएसटी इनवॉइस के अंदर नहीं शो करना है, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने भी नहीं लिया होगा आपसे, और आप इसे सेव कर दीजिए। और अब आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि इसके जो रिटर्न्स पे इफेक्ट जाएंगे वो कहाँ कहाँ जाएंगे। जैसे जीएसटीआर 2 पे चलते हैं अपन, जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 में आप देखिए इंपोर्ट वाली एंट्री बिल्कुल अलग से आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये 5,60,000, उस पर 67,200 का टैक्स, और ये आईटीसी आप ले सकते हैं। तो साफ तौर पर इंपोर्ट की एंट्री आपको अलग से नजर आ रही है। बाहर की पार्टी से आपने इंपोर्ट किया, तो देखिए इंपोर्ट की एंट्री को अलग से कैसे पकड़ा उसने, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक लेजर बनाया इंपोर्ट, लेकिन उससे नहीं पकड़ा, क्योंकि उसमें कहीं पर भी ये क्लियर नहीं है कि आपने उसे इंपोर्ट किया है। तो हमने जो लेजर बनाया है उससे इस चीज को नहीं पकड़ा गया है। इसने इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो ये एंट्री डाला है वो डाला है जो हमने सन्ड्री क्रेडिटर जो बनाया है एप्पल कंपनी, और उसका जो हमने कंट्री लिया यूएसए, तो उससे इसने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, अगर आप बाहर की, आपका जो रेसिपिएंट है अगर वो बाहर का है और वो अगर आप यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आपको सप्लाई दे रहा है, तो ये इंपोर्ट हुआ। तो इस वजह से उसने इस कैटेगरी में डाला, इंपोर्ट में इसको डाला ट्रांजेक्शन को। और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर उसने बता दिया है कि भैया इंपोर्ट किया है तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा 67,200 रुपीज, और आपको टैक्स देने के बाद उसकी क्या मिलेगी, आईटीसी भी मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट ऑफ गुड्स की नजर आ रही है जीएसटीआर 2 में, और साथ साथ में आपको टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, और आपकी आईटीसी भी यहाँ पर शो कर रहा है। उसके अलावा जीएसटीआर 3B में देखते हैं इस एंट्री का क्या इफेक्ट आता है। जीएसटीआर 3B में आप देख सकते हैं ये जो एंट्री है आपकी, ये आपकी एलिजिबल आईटीसी में जब चली जाएगी। तो एलिजिबल आईटीसी देखिए जीएसटीआर 3B में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इस एलिजिबल आईटीसी में जाके देखिए 67,200 रुपए इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आपको आईटीसी नजर आ रहा है। 67,200 रुपए की आईटीसी आपको इंपोर्ट में नजर आ रही है, ठीक है।
इंपोर्ट के अंदर 67,200 रुपए की आपको आईटीसी नजर आ रही है। ओके, और उसके अलावा आप यहाँ पर जीएसटीआर 3B में देखिए, आप एक चीज है कि जीएसटीआर 3B में आउटवर्ड सप्लाई में ये नजर नहीं आ रहा है। आउटवर्ड सप्लाई में अपन आए हैं यहाँ पर, तो आउटवर्ड सप्लाई में भी ये हमें कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए था, राइट। तो आउटवर्ड सप्लाई में ये हमें कहीं नजर नहीं आया है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस 67,200 रुपए की यहाँ पर लाइबिलिटी बुक करेंगे हम सबसे पहले। तो हमें देखिए, अगर आपके पास असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको अपनी लाइबिलिटी भी इंक्रीज करना है और आपको अपनी आईटीसी भी इंक्रीज करना है। रिटर्न्स में शो होने से काम नहीं चलेगा, अकाउंटिंग में उसकी इम्पैक्ट डालना जरूरी है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहीं से जीएसटीआर 3B से ही हमें एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर साइड में, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट दिख रहा है। स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाइए और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ आईटीसी। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिख रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी, इस पे क्लिक कर दीजिए। वापस बता रहा हूं मैं आपको, या तो आप किसी भी रिटर्न में स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जा सकते हैं, किसी भी रिटर्न में जा सकते हैं, चाहे वो जीएसटीआर 3B हो या आप जीएसटीआर 2 हो, इसमें भी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट दिख रहा है। ठीक है, या फिर आपका जीएसटीआर 1 हो। तो अगर आप किसी भी रिटर्न से भी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में एंट्री डाल सकते हैं डायरेक्टली, जो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो सीधे सीधे यहाँ से चढ़ा सकते हो। और आप चाहोगे नहीं यहाँ से नहीं चढ़ाऊं, मैं रेगुलर वाउचर से ही चढ़ाऊं, तो जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर्स में F7 प्रेस करिए और F7 में भी स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोनों तरीके हैं यहाँ पर ये एंट्री करने के। तो यहाँ जीएसटी ले लिया, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी दोनों को एक साथ बढ़ाएंगे हम यहाँ पर। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी क्लिक करेंगे और यहाँ आप बता देंगे कि आपने यहाँ पर क्या किया था। आप ये बता देंगे कि आपने यहाँ पर क्या किया है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। देखिए यहाँ से आपको क्या आ रहा है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। जबकि अगर यही एंट्री आप क्या करते हैं, डीओजी, जैसे मान लो 3B में है आप और आप यहाँ से कर रहे हैं एंट्री, सीधे सीधे स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी, तब भी आप देखिए यहाँ पर भी वही 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब सेम तरीका है, कहीं से भी करो आप एंट्री। परचेज अंडर रिवर्स चार्ज कर लो, डेबिट में आप डाल दो आईजीएसटी। अब डेबिट करने का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ा रहे हो आप, अपनी आईटीसी बढ़ा रहे हो। तो आईजीएसटी रेट डाल दो 12%, टैक्सेबल वैल्यू डाल दो, कितना था वो प्रोडक्ट, 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, अमाउंट अल्टर सी करके मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5,60,000 इंटू 12%, ठीक है, 67,200, राइट। तो आप देखिए वापस आईजीएसटी 12% वाला आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, 5,60,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू का आपने इंपोर्ट किया है। ठीक है, और 67,200 रुपए की आपकी यहाँ पर डेबिट बन रही है। और क्रेडिट में आपका वापस आईजीएसटी लेना है। आपने कभी ऐसी एंट्री नहीं देखा होगा जिसमें सेम अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट्स हैं, जो आपके स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट्स हैं, ये जो एंट्रीज हैं, इसमें आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको लायबिलिटी भी इंक्रीज करना है और आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इंक्रीज करना है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सेम अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये देखिए ये जो ट्रीटमेंट है, ये टैक्स के रिटर्न्स के हिसाब से ट्रीटमेंट है। तो आईजीएसटी अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ रही है मेरी, वहीं आईजीएसटी अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी आईटीसी भी इंक्रीज कर रहे हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। पहली इंपोर्ट की एंट्री की परचेज के अंदर कोई टैक्स उसमें नहीं ऐड किया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है जीएसटीआर 2 में और जीएसटीआर 3B में, वो हमें साफ तौर पे देखने को मिला। और अब मैं यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स लायबिलिटी दोनों इंक्रीज करने की यहाँ एक कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ, जॉइंट एंट्री कर रहा हूँ, जो कि जनरल में कर रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जनरल में स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाके मैंने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज लिया है और आईजीएसटी डेबिट किया है मैंने 67,200 से, एज वेल एज हमने आईजीएसटी को क्रेडिट किया 67,200 रुपीज से। और यहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट करने का मतलब होता है इनपुट क्रेडिट बढ़ाना और टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना, सेम। ठीक है,
इसको सेव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज किया तो आपका ये 67,200 रुपए से आपका जीएसटीआर 3B में देखिए टैक्स अमाउंट बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाई टेबल नंबर 3.1 आपका आउटवर्ड सप्लाई में जाइए आप, इसमें आप जाइए, ये देखिए आपने इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी जो इंपोर्ट होता है वो होता है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, उसमें जाइए, उसमें आपको ये 67,200 रुपए से आपने अपनी अभी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाई है वो यहाँ पर आके ऐड होगी, तभी जाकर ये 68,460 बना। तो ये 67,200 रुपीज यहाँ पर आपकी इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज में आकर टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज किया इसने। और जीएसटीआर 2 में आपको ये ऑलरेडी दिख ही रहा था, जीएसटीआर 2 में तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में ऑलरेडी ये शामिल हो चुका था। तो ये उसके अलावा जीएसटीआर 2 में अगर आप देखिए तो ये आपका रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई में भी दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये माइनस में भी एंट्री करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका 3B और 3B में भी आप देख सकते हैं माइनस में यहाँ पर आ गया 67,200 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। और इस तरह से आपका जीएसटीआर 2 और 3B दोनों में ये इफेक्ट दिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। उसके अलावा अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे आप, इसमें जैसे आईजीएसटी में चले जाओ आप, तो आपको आईजीएसटी में जब आप बिल्कुल अंदर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर साफ तौर पे दिखेगा कि देखिए सेम अमाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट होने का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट होने का मतलब लाइबिलिटी, मतलब इस एंट्री से आपकी आईटीसी भी इंक्रीज हुई और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। तो सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इंक्रीज हुआ आपका और टैक्स लाइबिलिटी भी आपका इंक्रीज हुआ इस अमाउंट से। सो ये है आपका इंपोर्ट का कंसेप्ट और इंपोर्ट पर किस तरह से आप अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 11। इंपोर्ट कभी भी करते हैं आप गुड्स का तो यही आपको दोनों ट्रांजेक्शन चलाने होंगे। पहला ट्रांजेक्शन आपका परचेज में होगा और दूसरा ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर स्टैट्यूटरी जनरल में करेंगे एडजस्टमेंट में, जहाँ पर आप सेम आईजीएसटी को डेबिट करेंगे सेम अमाउंट से और आईजीएसटी को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये आपकी अब तक की बैलेंस शीट है, आप लोग देख सकते हैं। और ये अब तक का जो भी काम है वो आपको प्रैक्टिकल करना है और इतना सारा आपका जैसे अभी तक का जो 11 पॉइंट के बाद का जो आपका जो बैलेंस शीट है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 43,78,165 रुपीज टोटल। लॉस आपका फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, वो ये कांस्टेंट है बिकॉज अभी तक आपने सेल की एंट्री पास नहीं किया है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जरूर बदलाव होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि सारे के सारे परचेज के ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपकी इनपुट बढ़ रही है एक्चुअल में। और क्लोजिंग स्टॉक में भी आपको यहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे बिकॉज जैसे जैसे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक आपका इंक्रीज होता जा रहा है। क्रेडिटर्स भी आपके बढ़ते जाएंगे क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। सो ये सारे जो अमाउंट है आपके, ये सारे ट्रांजेक्शन हैं, इसके बाद का ये आपका बैलेंस शीट एक्चुअल में, ठीक है। अब आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए किसी ने कुछ पूछा है? ओके, क्लास आपकी यूट्यूब पे जल्दी अपलोड कर चलिए, थैंक यू सो मच। इवनिंग की क्लास में मिलते हैं अपन लोग। इवनिंग में हम लोग जैसे आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटीआर 3B अगेन। तो जीएसटीआर 3B को भी मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा पूरा, जो मैंने जीएसटीआर 1 को आपको एक एक कॉलम को डिस्क्राइब किया था, जीएसटीआर 3B भी इसी तरह से हम लोग आज स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।